Hello everyone, my name is Anand. Welcome back to your channel Educate Economic Solution. आज इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे एमसीक्यू आपके टर्म 1 में आने के पूरे चांसेस हैं। इससे पहले आपने पूरे मेरे वीडियोस देखे जिसमें मैंने आपको चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया है। आज इस वीडियो में मैं केवल आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसमें से आपको एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन में टर्म 1 एमसीक्यू वाले में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक जो आपके टर्म 1 में आ रहा है। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आपको बहुत फोकस करना है इस समय जो आपका रिवीजन का टाइम है। क्लियर है? तो इस रिवीजन में आप इन टॉपिक्स को जो मेरे पीछे लिखे हैं इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इनको लर्न भी आपको करना है। क्लियर है? क्योंकि इसमें से आपको एमसीक्यू बहुत सारे देखने को मिलेंगे टर्म 1 के एग्जामिनेशन में जो आपका 15 दिसंबर को 2021 को है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्म 1 का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चैप्टर नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें ये 4 चैप्टर मैंने आपके लिखे हैं, उसके बाद हम और चैप्टर जो बचे हैं आपके उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 में हम देखते हैं हमें किन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कहां से एमसीक्यू बनेगा। तो सबसे पहले कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप सबको पता है, यहाँ पे मैं मतलब आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसको समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर, ये 3 सेक्टर थे जिसमें ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ किया था। अगर आपसे एमसीक्यू बनता है, पूछता है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किन सेक्टर्स में हुआ था, तो पहला सेक्टर दे दिया ए एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्रियल और सी आपको दे दिया इंटरनेशनल और डी दे दिया ऑल ऑफ दीस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑल ऑफ दीस। तो इस तरीके से इसका एमसीक्यू बन सकता है। सेकंड कांसेप्ट है आपका स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे इकोनॉमी हमारी स्टेबल रहती थी, मतलब ग्रोथ ना के बराबर होती थी। तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पॉइंट्स में देखने को मिलेगा बुक में। उसके बाद है सबसिस्टेंस आउटलुक। सबसिस्टेंस आउटलुक का मतलब क्या होता है कि पहले के किसान जो होते थे वो केवल अपने इतनी फार्मिंग करते थे कि वो क्या कर सके, अपने फैमिली को ही सरवाइव कर सके। वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग पहले नहीं होता था। तो यहां से एमसीक्यू आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बनेगा वो आपका बनने के चांसेस यहां से है। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको असर्शन और रीजन में देखने को मिलेगा। 100% असर्शन रीजन में आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। असर्शन रीजन में क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है, पहले क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स करते थे। हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो टैरिफ फ्री लेके जाते थे, हमारे यहाँ से वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, हमें कुछ नहीं मिलता था और उस रॉ मटेरियल से वो लोग फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करते थे और उस फिनिश गुड्स को हमारे यहाँ टैरिफ फ्री इंपोर्ट कर देते थे। तो इसके असर्शन रीजन आने के पूरे चांसेस हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी आप लोग टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें से एमसीक्यू आपका बन सकता है। एमसीक्यू का मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा। नेक्स्ट आपको बन सकता है फर्स्ट ट्रेन कब चली थी भैया? फर्स्ट ट्रेन चली थी 1853 बॉम्बे टू थाने, ये आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, हाँ ये बहुत ध्यान से एमसीक्यू करना अगर एमसीक्यू आया तो। फर्स्ट ट्रेन जो चली थी वो चली थी 53 में और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे जो भारत में हुआ था, भारत में जब अंग्रेजों ने रेलवे को लेके आए थे वो कब लेके आए थे? 1850 में लेके आए थे। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में लिखने के लिए आ सकते हैं। 1853, 1881 इस तरीके से पूछा जा सकता है। सेंसस, पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 में। सेंसस का मतलब जनगणना, आपको पता है। बंगाल फेमाइन्स जो पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, भुखमरी से लोग मरते थे, तो बंगाल फेमाइन्स आपसे पूछ सकते हैं तो आप 1760 से लेके 1943 बता सकते हैं उसको। इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लेके आए थे 1793 में। क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, चैप्टर नंबर 1 में ये
आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3 टॉपिक्स के मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए, जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसका मतलब ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये चीजें हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है, ठीक है। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स में से 100% आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कहां से मिलेगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नीति आयोग की आप फुल फॉर्म याद कर ले। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग कब इंप्लीमेंट हुआ था भारत में? 2015 में हुआ था। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का इंट्रोडक्शन हुआ था 1950 में, और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में फर्स्ट प्लान कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1951 टू 51 से लेके 56 तक, और लास्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा था 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान मतलब 2012 से 17 के बीच का जो प्लान था उसको हम बोलते हैं 12th 5 ईयर प्लान। अब एक रेशो आपको याद रखना है, 3:1:2। 3:1:2 का रेशो। हमारे जब 5 ईयर प्लान्स बने थे, 12th 5 ईयर प्लान 1 से लेके 12 तक प्लान थे, उसके बीच में कुछ गैप्स आया था। एक बीच में आया था 3 साल का, एक साल का और एक 2 साल का। तो इसकी आप डेट्स याद रखने हैं। 66 से 69 3 साल का गैप हो गया, 79 से 82 1 साल का गैप हो गया, और 90 से 92 आपका 2 इयर्स का गैप है। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका यहाँ से पूरे चांसेस हैं किसके? एमसीक्यू के पूछे जाने के। इसके अंदर 3 कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, ये 3 तरह की 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और है इस चैप्टर में। आप इस पढ़ लीजिए कि कैपिटलिस्टिक कौन सी इकोनॉमी होती है जहां पे प्रोड्यूसर फ्री होता है, सोशलिस्टिक कौन सी इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट का रोल होता है, और मिक्स इकोनॉमी जहां पे प्रोड्यूसर प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, दैट इज इंडिया। इंडिया इज कॉल्ड अ मिक्स इकोनॉमी। तो इसमें एमसीक्यू बनने के चांसेस यहां से पूरे हैं। तो एमसीक्यू यहां से आपको देखने को मिल सकता है प्लानिंग कमीशन, और आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, और जो लास्ट प्लान है उस प्लान को हम बोलते हैं 12th प्लान, और 2012 से 17 तक वो प्लान था। क्लियर हो गई बात? अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डेट 1950 और 1990 का। इसमें आपको 3 रिफॉर्म्स दे रखे हैं, लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म। तो ये 3 रिफॉर्म्स के बारे में आप थोड़ा पढ़ लें। जनरल रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स और आपका लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? लैंड रिफॉर्म का ऑल्टरनेटिव नेम होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये पूछा गया एमसीक्यू में, जितने हमने सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, जिसमें हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम आता है। अब आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आप इसका नाम बताएंगे MS स्वामीनाथन। क्लियर है? अब एक है IPR इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, दैट इज 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। क्लियर है? और इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आप लोग पढ़ ले। पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर जहां पे प्राइवेट लोग काम करते हैं, जैसे आपका मानीज, टाटास वगैरह। उसके बाद है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहां से ये बन सकता है क्वेश्चन कि कितना इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दैट इज SSI, लेस देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और टर्नओवर आपका होना चाहिए लेस देन 50 करोड़। और पहले जब 1950 में ये इनिशिएटिव आया था तब इसमें केवल और केवल कितना था इन्वेस्टमेंट? लेस देन ₹5 लाख। क्लियर है? और आप इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं। जो इस SSI होता है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होता है, लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और स्मॉल इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो यहां से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसके बाद है आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है भैया? बहुत सिंपल सा होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करिए, जो बाहर से हम चीजों को इंडिया में मंगा रहे हैं वो हमें मंगाना ना पड़े, हम खुद से ही बनाएं, जिससे फॉरेन करेंसी बचेगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसे बाहर भेजो, जिससे फॉरेन करेंसी भारत में आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि करंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनने के MCQ बनने आने के चांसेस पूरे होते हैं।
तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 में मैंने बहुत सिंपल से आपको बता दिया कि जहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस है। एमसीक्यू मुझे लगता है कि एमसीक्यू बनेगा आपकी बार रीन्यूमरेशन से बन सकता है, इसमें से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। और आईपीआर आपसे ईयर पूछ लेगा कि कब आईपीआर आया था 1956 में, आपको याद रखना है। और एक चीज इसमें दे रखी है, दैट इज थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। आपको पता है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में होता है, सबसे पहले जो पहले के टाइम में इंडस्ट्रीज खुलती थी वो होती थी पब्लिक, सेकंड फोल्ड होता था पब्लिक प्लस प्राइवेट, और थर्ड फोल्ड होता था प्राइवेट। तो ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले अगर कोई लाइसेंस मिलेगा तो पब्लिक को मिलेगा, अगर सेकंड कुछ रह गया तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, और थर्ड बहुत लास्ट प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ मिलता था। तो ये आपका थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको बुक्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी, याद रख लेना भैया इसको, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी नहीं यहां लिखना, कभी एमसीक्यू में पूछ ले एनईपी फुल फॉर्म पूछे नीचे एजुकेशन पॉलिसी हो। एनईपी का मतलब क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? एलपीजी 1991। एलपीजी का पहले नाम क्या था? एलक्यूपी। एल का मतलब होता था लाइसेंसिंग, क्यू का मतलब होता है कोटास, पी का मतलब होता है परमिट। अब एल का मतलब लिबरलाइजेशन, क्यू से पी हो गया और पी से जी हो गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इसमें जीएसटी का डेट पूछ सकता है 1 जुलाई 2017। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको सिंपल से पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, कितने के नोट बंद हुए थे? 500 और 2000 रुपए के नए नोट आए थे, और 500 के और 1000 के पुराने वाले नोट बंद हो गए थे। और ये कब आया था? ये आपका आया था भैया 8 नवंबर 2016। तो सिंपल सी डेट याद रखनी है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पता है आपको, डिसइन्वेस्टमेंट इस समय बहुत सारा हो रहा है, तो करंट टॉपिक है, पब्लिक से चीजें प्राइवेट की तरफ आ रही है। नवरत्न कंपनीज हैं, नवरत्न भारत के, जैसे भेल, इंडियन ऑयल, ये आप लोग पढ़ेंगे, आपको बुक में बॉक्स में दे रखा है। एफडीआई और एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये आपका मैक्रो का भी पार्ट है, आप इसको पढ़ लें तो आपको दोनों में कवर हो जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स, इसमें पहले जो आरबीआई था वो रेगुलेटर था, अब वो फैसिलिटेटर हो गया है, तो ये टर्म आ सकती है। और आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935, यही है ना? ठीक। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जा सकता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आने के चांसेस हैं एमसीक्यू, क्योंकि ये टॉपिक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ईयर 1 जनवरी 1995, ये आपको याद होना चाहिए। और गेट, गेट की फुल फॉर्म याद कर लेना भैया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1948 में और 23 कंट्रीज के साथ। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां जहां से एमसीक्यू बन रहे हैं मैंने आपको बता दिया। प्लीज इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि यहां से एमसीक्यू 100% बनेगा कोई ना कोई। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जल्दी से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पॉवर्टी, अभी हमने 4 तक समझा था। चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपको जो पढ़ना है दैट इज रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ना है। रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है? रिलेट, हम जब दो लोगों में अपने आप को रिलेट करते हैं तब पॉवर्टी निकालते हैं, और एब्सोल्यूट जब हम केवल अपने आप को कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको चलो समझा देता हूं। अगर राम एंड श्याम आपस में पॉवर्टी रेशियो निकाल रहे हैं कि मेरी इनकम कितनी है और राम की इनकम कितनी है, श्याम की इनकम कितनी है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेट। और एब्सोल्यूट मतलब केवल राम अपनी इनकम को काउंट करता है। ठीक। सेकंड है कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी। कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आपको एमसीक्यू मिलेगा। इसमें आप ध्यान से पढ़ लें, ऑलवेज पुअर, चर्निंग पुअर, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको 6 और 5 टाइप से कुछ कर्व के थ्रू इन्होंने आपको समझाया है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के कर्व हैं, कोई इस बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, कोई नीचे है, इस तरीके से आप इस कर्व्स को देखें। तेंदुलकर कमेटी एक पॉवर्टी के लिए बनी थी, ये आप कमेटी पढ़ लें, हालांकि चांसेस इसके कम हैं लेकिन फिर भी एक बार उसको देख लें। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया,
यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि पॉवर्टी लाइन इंडिया में एस्टिमेट करी थी दादा भाई नौरोजी। ये नाम अपने दिमाग में बैठा लें, याद कर लें। और एक चीज, जो पॉवर्टी लाइन है, कौन कितना गरीब है, जो लाइन हमने बनाई है दैट इज बीपीएल वाली, तो ये किसके बेसिस पे बनाई है? ये बनाई है एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये पॉवर्टी लाइन किसके बेसिस पे बनी? अब कुछ प्रोग्राम है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने बनाया है जिससे पॉवर्टी कम हो सके थोड़ी बहुत, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और मनरेगा, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन ये तो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जिसमें से मनरेगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, एंड इट 100 डेज का प्रोग्राम होता है। ये रूरल एरियाज में होता है और ये 2005 में आया था। मतलब 100 दिनों के लिए किसी एक इंसान को जो गरीब है उसको क्या हो सकता है, वो रोजगार प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो रूरल एरिया में। उसके बाद याद रखना, ऑफिशियल डाटा जो है पॉवर्टी का इंडिया में कौन लॉन्च करता है? नीति आयोग, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? और इंडिया का एचडीआई रैंकिंग कितना है? ये भी लेटेस्ट डाटा है, दैट इज 131। क्लियर है? तो ये तो रहा पॉवर्टी। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इस तरीके के स्लोगन आपने देखे होंगे। ठीक, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं, मतलब हम लोग किस तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और लोगों की पढ़ाई लिखाई से कैसे हम ह्यूमन को फॉर्म कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेन ड्रेन। पढ़ेंगे भारत में लेकिन नौकरी करने चले जाएंगे बाहर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यू बनने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एजुकेशन पढ़ा लिखा इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये आपको पता है। और एक पूछा जा सकता है राइट टू एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। इसका ईयर याद रखना 2009, और कितने साल। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे ईयर याद कर लेते हैं कि 2009 में भैया आरटी आया था राइट टू एजुकेशन, लेकिन वो ये नहीं पढ़ते हैं कि कितने साल से लेके, तो ये 6 इयर्स से लेके 14 इयर्स तक के बच्चे, इनको फ्री एजुकेशन दी जाती है आरटीई के तहत। और इस पे से एमसीक्यू मिलेगा एनसीईआरटी, यूजीसी एनसीईआरटी बुक्स को डिजाइन करता है, हम सब पढ़ते हैं, मैंने भी लिख रखा है कि भैया एनसीईआरटी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। एआईसीटीसी ये टेक्निकल, और आईसीएमआर ये मेडिकल चीज के लिए होता है। इसको एक बार देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में कहीं ना कहीं ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स दे रखा है फोकस जोन टाइप का, तो इस चैप्टर में केवल आपको इतना पढ़ना है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। आरटीई 2009 6 से 14 साल तक के बच्चे, एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटीई एंड आईसीएमआर, तो ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट, एक लास्ट चैप्टर। रूरल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है रूरल क्रेडिट, उधार, जो फार्मर्स को बहुत जरूरी चाहिए था। तो शॉर्ट टर्म होता है 6 मंथ टू 12 मंथ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। इसमें होता है 1 ईयर टू 5 इयर्स, और इसमें होता है 5 टू 20 इयर्स। तो ये आपके शॉर्ट टर्म इतना, मीडियम टर्म इतना और लॉन्ग टर्म इतना। उसके बाद एसबीआई का गठन हुआ था 1955 में। बेसिकली एसबीआई जब बना था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूरल क्रेडिट के लिए ही बना था। नबार्ड एपेक्स बैंक है किसका, एग्रीकल्चर बैंकिंग का, तो इसका ईयर याद रखना है 1992। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड दैट इज 1998, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन हनी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए आया था। डिसस्ट्रेस सेल, डिसस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था, फार्मर्स अपनी फसल को एकदम से बेच देते थे क्योंकि उनको लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स के पैसे देने होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, डिसस्ट्रेस सेल कम हो गई। डिसस्ट्रेस सेल का मतलब क्या हुआ, जैसी फसल बनी, जो उन्होंने लोन लिया था इन लोगों से, वो उन्हें चुकाना होता था, तो इन्हें फोर्स करते थे और फार्मर्स को कम दामों में क्या करना पड़ता था, अपनी फसल को बेचना पड़ता था। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट आने स्टार्ट हो गए तो डिसस्ट्रेस सेल क्या होती गई, कम होती गई और फार्मर्स को मुनाफा होता चला गया। आरबीआई स्टैब्लिश हमने पहले भी पढ़ लिया है 1935। व्हाइट रिवॉल्यूशन, आपका मिल्क, ये आप पढ़ लेना। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, कौन कौन से सोर्सेज हैं रूरल क्रेडिट के, एक तो इंस्टीट्यूशन सोर्सेज है जैसे गवर्नमेंट, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंकिंग और कमर्शियल बैंक्स, जहां से
गवर्नमेंट क्या कर सकते, लोग क्या कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन जो पहले चलते थे, लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, साहूकार, जमींदार, ये सब चीजें पहले चलती थी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बफर स्टॉक, अब बिजनेस से सेल नहीं होती है तो फार्मर्स बफर स्टॉक करके रख सकता है, अपने पास बहुत सारा स्टोर करके रख सकता है। और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब उसको लगेगा कि भैया आज फसल के दाम ज्यादा है तब उसको बेच सकता है, सिंपल सा। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, ऑल्टरनेटिव पहले क्या होता था भैया, फसल और फार्मर डिस्ट्रिक्ट सेल करता था, डिस्ट्रिक्ट सेल का मतलब क्या है, वो एनी हाउ यू हैव टू सेल, फार्मर्स को बेचना पड़ता था। लेकिन आज उसके पास बहुत सारे सोर्सेज है, अपनी मंडी, बिग बाजार, बिग बास्केट, ये लोग भी फार्मर्स के लिए एक मसीहा का काम करते हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो गया। प्लीज अब चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, ये मैंने आपको बता दिया कहां से एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और एमसीक्यूज की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने आपकी पहले अपलोड कर दी है और आज आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को यूट्यूब पे मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज अपना पेपर पूरा फोकस के साथ करें। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए, मैं आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई चीज मुझसे आपको लग रहा है कि सर ने ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बताया नहीं, हो सकता है मैं भूल गया हूं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे और लोगों को भी पता लग सके। क्लियर हो गई बात? तो प्लीज हाँ आप जरूर बताएंगे अगर कोई चीज मुझसे छूट गई है इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता नहीं पाया या आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने व्यूज, अपने कमेंट प्लीज कमेंट के साथ मुझे बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो एमसीक्यू टर्म 1 में हेल्प करेगी ही करेगी। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।